तो कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं हमारा मेन कैरेक्टर इवासाकी जा रहा होता है और वो अपने मन में सोच रहा था कि उसकी जिंदगी आखिर इतनी बेकार क्यों चल रही है। और इसी के साथ ही वो अपना सर एक बोर्ड से टकरा लेता है और फिर वो एक होटल के अंदर कॉफी पीने जाता है और वो मैगजीन उठाकर एक पिक्चर देखता है जो कि एक मॉडल की पिक्चर होती है जो देखने में बहुत ही डरावनी होती है। और हमारा इवासाकी उसे देख के बुरी तरह से डर जाता है। इसके अलावा हम देखते हैं कि उसको सपने भी उसी डरावनी मॉडल के आ रहे होते हैं। और फिर वो अगले दिन अपने दोस्त ओडा के पास जाता है। ओडा उसे कहने लगता है कि यार डर मत इवासाकी, कोई बात नहीं है, ये तेरा वहम है। तो इवासाकी कहने लगता है कि नहीं यार तुम नहीं समझोगे, ये वो देखने में बहुत ही डरावनी थी। तो ओडा कहने लगता है अच्छा ये बताओ तू स्क्रिप्ट लेकर आया कि नहीं। तो इवासाकी नहीं सॉरी यार भूल गया। तो ओडा कहता है यार यार ऐसे कैसे चलेगा यार, तो अपने काम पे ध्यान देना। और इसके बाद हम देखते हैं जब भी हमारा मेन कैरेक्टर अपनी स्क्रिप्ट लिखने की ट्राई कर रहा होता है उसे वही डरावनी मॉडल याद आ जाती है। और इसके बाद हम देखते हैं कि वो सभी एक फिल्म बनाने का ट्राई कर रहे होते हैं और ओडा कहने लगता है कि चलो हम एक कॉन्टेस्ट ऑर्गेनाइज कराएंगे जहां पर हम लड़कियों के ऑडिशन रखेंगे। इसके बाद हम देखते हैं कि उनके पास लड़कियों के सिर्फ 3 ही लेटर आए होते हैं और उनमें से 2 तो वो ऑलरेडी सिलेक्ट कर चुके। तीसरी जब वो ओपन कर देखते हैं तो वो फोटो उसी डरावनी मॉडल की होती है जिसे देख के वैसा कहता है अरे भाई ये तो वही है। तो ओडा कहता है अच्छा ये वही है, तो चलो हम इसे भी सिलेक्ट कर लेते हैं। तो इवासा कहने लगता है भाई मजाक मत कर यार। तो ओडा कहता है मजाक नहीं कर रहा हूँ यार, ये हमारे फिल्म में बहुत ही अच्छा रोल कर सकती है। इसके बाद हम देखते हैं कि वो अगले दिन उन्हीं मॉडल से मिलने जा रहे होते हैं। इसके अलावा हम देखते हैं कि हमारा ओडा कहता है अरे भाई ये लड़के बहुत सुंदर रहते हैं, ये सिलेक्ट है भाई, ये पक्का सिलेक्ट है। और इसके बाद देखते हैं वहाँ पे फूजी भी आ जाती है। फूजी उस ड्राइवनी मॉडल का नाम होता है। और इसके बाद हम देखते हैं कि ओडा और इवासाकी दोनों बात कर रहे होते हैं कि किसको फिल्म में ले किसको ना ले। और इवासाकी कह रहा था कि मुझे बात मान ले, मुझे बहुत ही अजीब महसूस हो रहा है। तो ओडा कहने लगता है कि डरने की कोई बात नहीं यार, हम इसको सिलेक्ट कर चुके हैं और मुझे लगता है कि ये फिल्म में कुछ ज़्यादा ही बढ़िया परफॉर्मेंस निकाल के दे सकती है। तो इवासाकी कहता है तो चल तेरी मर्जी जो मर्जी कर ले, पर मुझे बहुत ही अजीब सी फीलिंग आ रही है। और इसके बाद हम देखते हैं कि वो सभी गाड़ी में बैठकर एक फिल्म बनाने के लिए किसी शूटिंग जगह पे जा रहे होते हैं। और हमारा उनमें से एक लड़का कहता है कि अरे ओडा हम क्या हॉरर फिल्म बनाने जा रहे हैं। तो सभी ये सुन के हंसने लगते हैं और तो हम देखते हैं कि फूजी भी हंसने लगती है जो कि देखने में बहुत ही ज्यादा क्रीपी लग रही होती है। और इसके बाद हम देखते हैं कि वो फाइनली वहाँ पे पहुंच जाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि वो सभी अपने स्क्रिप्ट पे काम करना चालू कर देते हैं और हम देखते हैं फूजी लगातार हमारी इवासाकी को देख रही होती है। और उसका दोस्त कहता है इवासाकी वो तो देख रही है। तो इवासाकी कहती है अरे चुप रहा है भाई, डरा क्यों रहा है भाई, ये पहले से फट रही है मेरी। और इसके बाद हम देखते हैं कि हमारा इवासाकी बाथरूम करने के लिए जंगल में चला जाता है और वो पीछे मुड़ के देखता है कि फूजी भी उसके पीछे ही खड़ी होती है, जिसके साथ ही वो डर के भागने लगता है और फूजी भी उसके पीछे पीछे भागने लगती है। पर हमारा हीरो कैसे कैसे करके बच जाता है। और इसके बाद वो ओडा के पास आता है और वो कहता है कि ओडा मेरे भाई चल भाई जहाँ चलते हैं भाई, वो बहुत डरावनी है, वो मुझे मार डालेगी। और इसके साथ ही हम देखते हैं कि फूजी पीछे खड़ कर ये सब सुन रही होती है। इसके बाद हम देखते हैं कि सभी हमारी दूसरी मॉडल की काफ़ी तारीफ कर रहे होते हैं कि इसकी एक्टिंग स्किल्स सब बहुत ही ज़्यादा नेचुरल और बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है। और फूजी गुस्से में ओडा से कहते हैं कि ए तुम कब से उसी ऑडिशन ले जा रहे हो, तुमने मुझे क्यों बुलाया फिर। तो हमारा ओडा कहता है कि अच्छा अच्छा फूडी हम तुम्हारे भी सीन्स लेंगे बस तुम्हें थोड़ा सा वेट करना होगा। और हमारा ओडा जो होता है वो अपने इवासा कहने लगता है कि भाई हम एक ऐसा सीन करेंगे कि इसे यहाँ से निकाल देंगे और फिर आराम से हम यहाँ से भाग सकते हैं। और इसके बाद हम देखते हैं कि उनका तीसरा दोस्त उनके पास भाग कर आता है और वो कहने लगता है कि दोस्तों दोस्तों वहाँ पे। तो ओडा कहता है कि अरे भाई सांस लेकर बता क्या हुआ। तो वो कहने लगता है दोस्तों वो मॉडल। तो वो कहता है कि वो फूजी ने उसको खा लिया। तो ओडा कहता है क्या। तो वो कहता है कि वो फूजी उस मॉडल को चबा चबा कर खा रही है। और इसके साथ ही वो काफ़ी घबरा जाते हैं और फिर वो दूसरी मॉडल को इधर उधर ढूंढना चालू करते हैं। और तब वो देखते हैं कि एक पत्थर पर बहुत ही खून के धब्बे पड़े होते हैं। और इसी के साथ हम देखते हैं वहाँ पे फूजी भी पहुँच जाती है जिसका मुंह खून से लथपथ होता है और वो सभी का पीछा करना चालू करती है। और हम देखते हैं कि वही मोटा लड़का पीछे गिर जाता है और फूडी उसे भी खाना चालू कर देती है। और इसके साथ ही यही वाला स्टोरी यहाँ पे खत्म हो जाता है। के बाद हम देखते हैं कि एक लड़की अपने आप से कह रही होती है मैं मरना नहीं चाहती, मैं मरना नहीं चाहती। तभी वो देखती है कि उसके गेट के बाहर कोई खड़ा होता है जिसे देख कर वो चिल्लाने लगती है। और इसके बाद हम देखते हैं कि सुबह का सीन होता है जहाँ पे मामी उन दोनों डॉक्टर से कह रही होती है कि डॉक्टर प्लीज मुझे बचा लीजिए। तो डॉक्टर क्रोधा कहने लगता है कि मामी तुम्हें कुछ नहीं होगा, तुम्हें बस थोड़ा सा हिम्मत रखने की जरूरत है। तो मामी कहने लगता है कि आपको नहीं पता वो यमराज जैसा था, वो मुझे मारने आया था। तो डॉक्टर क्रोधा कहने लगता है कि नहीं नहीं वो हमारा पेशेंट ही है। और इसके अलावा मामी कहते हैं कि नहीं वो बिल्कुल यमराज जैसा दिख रहा था। और इसके बाद हम देखते हैं दोनों डॉक्टर आपस में बातचीत कर रहे होते हैं। डॉक्टर क्रोधा कह रहा था कैसी बेवकूफ लड़की है यार, क्या ही बोली जा रही है।
तो इसके अलावा दूसरा डॉक्टर कहता है कि डॉक्टर करोदा आप मुझे उस इंसान के बारे में कुछ बता सकते हैं सपने वाले के। तो डॉक्टर करोदा कहने लगता है हाँ चलो वो उठ गया वो, तो चलते हैं वहाँ पे। तो हम देखते हैं वो दोनों वहाँ पे जाने लगते हैं और डॉक्टर करोदा बता रहा होता है कि उस पेशेंट को यहाँ पे करीब करीब 2 मंथ हो गया, और जब वो मुझसे पास आया था तो वो बता रहा था कि उसे जब भी वो सोता है उसे करीब करीब 3 दिन का सपना, 1 महीने का और 2-3 साल के सपने आ रहे थे। तो डॉक्टर करोदा कहता है कि अच्छा तुम्हें इतने बड़े सपने आते हैं, इसका तुम्हें कैसा पता। तो वो कहता है कि डॉक्टर अगर ये सपने अच्छे थे तो कोई बात नहीं था, पर ये सपने इतने बुरे होते हैं कि मुझे नींद भी नहीं आती, और जब मैं यहाँ पर जाता हूँ तो मुझे लगता है कि मैं किसी नर्क में फंस चुका हूँ। और पहले तो डॉक्टर करोदा को इस बात पे यकीन नहीं होता। फिर डॉक्टर करोदा कहता है कि तो चलो हम तुम्हारा चेकअप करेंगे, और डॉक्टर करोदा उसकी स्लीप चेकिंग करने के लिए एक मॉनिटर ले आते हैं। और डॉक्टर करोदा ये देखकर शॉक हो जाता है कि उसकी दोनों आंखें इतनी तेज घूम रही जैसे वो करीब 1000 साल से सो रहा हो। और इसके अलावा डॉक्टर करोदा से कहता है कि तुम ठीक तो ना। तो वो कहता है कि डॉक्टर मैं कहाँ पर हूँ, तुम अच्छा मुझे याद आया, ये सपना करीब 6 साल का था। और ये सुन के डॉक्टर पूरी तरह शॉक हो जाते हैं और उन्हें विश्वास हो गया था कि हमारा टेट्सुरो सच बोल रहा है। और इसके अलावा डॉक्टर से बातचीत करता है कि कोई बात नहीं, हम इसका कोई सोल्यूशन आसानी से बना सकते हैं, तो डरने की कोई बात नहीं है। तो टेट्सुरो कहने लगता है कि नहीं डॉक्टर आप ऐसा कुछ नहीं कर पाएंगे, आपको नहीं पता कि ये कैसा होता है, इतना बुरा सपना आता है कि मुझे नींद भी नहीं आती, मेरा बुरा हाल हो जाता है, डॉक्टर प्लीज मेरी हेल्प कीजिए नहीं तो मैं पागल हो जाऊंगा। इसके बाद हम देखते हैं कि दोनों डॉक्टर उसके पास पहुंच चुके हैं और डॉक्टर करोदा कहने लगता है कि टेट्सुरो तुम जाग रहे हो क्या। तो वो कहने लगता है कि तुम लोग कौन हो और मैं कहाँ हूँ। तो डॉक्टर करोदा बताने लगता है अरे मैं तुम्हारा डॉक्टर हूँ और तुम 2 महीने पहले यहाँ आए हो। तो वो एकदम से चिल्लाने लगता है मामी मामी मेरी मामी कहाँ है। डॉक्टर कहने लगता है डरने की कोई बात नहीं है, ये जब ऐसा कुछ हो जाए कोई सामने आ जाए तो ऐसा ही व्यवहार करने लगता है। तभी हम देखते हैं कि टेट्सुरो कह रहा था कि मामी मामी क्या है, वो मेरी वाइफ है। तभी हम देखते ही मामी का सीन दिखाया जाता है और नर्सों से कह रही हो मामी कुछ तो खा लो। तो मामी कहती है नहीं मैं मरने वाली हूँ, कल युवराज मुझे लेने आए थे। तभी हम देखते हैं टेट्सुरो वहाँ पे पहुंच जाता है और हमारी मामी जो होती है ए तुम कौन हो, युवराज कह के यहाँ से भाग जाओ। तो टेट्सुरो को ये सुनकर बहुत ही बुरा लगता है। फिर टेट्सुरो को याद आता है अच्छा हाँ ठीक है वो सपना था। और वो कहना है डॉक्टर करोदा प्लीज मेरी हेल्प कीजिए, ये सपना करीब 10,000 साल तक लंबा चला था, प्लीज मेरी हेल्प कीजिए वरना मैं मर जाऊंगा। इसके बाद हम देखते हैं कि मामी की हाल दिन ब दिन और बुरी होती जा रही थी और हम देख डॉक्टर करोदा कह रहे थे आखिर इसकी दिक्कत क्या, हमें जल्दी से जल्दी कोई सोल्यूशन तो बनाना ही होगा। इसके बाद हम देखते हैं कि डॉक्टर करोदा और दूसरा वहीं पे पहुंच जाते हैं और हम देखते हैं टेट्सुरो की हालत पहले से बहुत ज्यादा बुरी हो चुकी थी। और हम देखते हैं कि टेट्सुरो की हालत दिन में दिन बहुत ही बुरी होती जा रही थी और हमारा डॉक्टर करोदा भी उसके पास ही बैठा होता है। और हम देखते हैं कि एकदम से ही उसकी सारी शरीर बिल्कुल एक मिट्टी के ढेर में बदल जाती है और वो हवा में घुलना शुरू होती है, जिससे देख डॉक्टर करोदा भी सोच रहे थे कि आखिर ये कैसा बंदा था, आखिर ये कैसी बीमारी थी, मैं इसका कोई भी सोल्यूशन नहीं ढूंढ पाया। इसके बाद हमारा डॉक्टर करोदा कहने लगता है कि मैंने जब उसकी बॉडी में थोड़ी सी रिसर्च की तो मुझे उसके बॉडी के कुछ ऐसे सेल मिले जो कि देखने में बहुत ही ज़्यादा अजीब थे और पहली बार मैंने किसी ह्यूमन के ब्रेन में ऐसे सेल देखे थे। और इसके बाद हमें मामी का सीन दिखाया जाता है और मामी कह रही थी डॉक्टर करोदा मुझे अब बहुत ही अच्छा फील हो रहा है। डॉक्टर करोदा कहने लगता है कि अच्छा मामी तो तुम्हें बढ़िया नींद आई ना। तो मामी कहने लगते हैं कि हाँ पर ऐसा क्यों, मुझे करीब 3 दिन का सपना है डॉक्टर। डॉक्टर को पता लग गया था कि उसकी दवा काम कर चुकी है। और इसके बाद हम देखते हैं कि दूसरा डॉक्टर करोदा के पास आता है और उसे कहने लगता है कि डॉक्टर करोदा आपको पता है मामी की सीन के बारे में, मामी को भी बड़े लंबे सपने आने लगे हैं। तो डॉक्टर करोदा कहता है कि हाँ मुझे पता है क्योंकि मैंने टेट्सुरो की बॉडी के सेल्स उसमें इंजेक्ट कर दिया। और ये सुनकर डॉक्टर शॉक होता है क्या आपने ऐसा क्यों किया। तो करोदा कहने लगता है क्योंकि मैं मानव जाति के विकास को अपनी आंखों के सामने देखना चाहता हूँ और वैसे भी वो तो मरने ही वाली थी, अगर हम ऐसा नहीं करते तो वो खुद ही सुसाइड कर लेती और इसके अलावा मेरे पास कोई भी रास्ता नहीं था। और कैसा होगा कि कोई बंदा अपने 1000 साल लंबे सपने में चले जाए और वो वहीं पे मर जाए, ये असली मौत से तो बहुत ही ज्यादा अच्छा होगा। और ये कहते ही हमारा एपिसोड और स्टोरी नंबर 2 खत्म हो जाती है। इसके बाद हम देखते हैं यूजी नाम के एक लड़के को जो कि अपने घर पर बैठकर पढ़ाई कर रहा होता है और वो हमें बता रहा होता है कि उसके पड़ोस में बहुत सी अजीब सी चीजें होती ही रहती हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि पड़ोस के घर में से एक लड़की बाहर निकल जिसका नाम रीना चैन होता है और वो हमारे यूजी को एक चीज की तरफ इशारा करती है और उसकी हाथ पर बहुत ही सारे होल्स होते हैं। और इसके बाद यूजी फिर पास्ट में चल जाता है और वो बताता है कि मेरे दादाजी के सारे शरीर पर बहुत सारे होल्स थे और इसी की वजह से वो मर गए थे। और इसके बाद वो अपने दोस्त हेडियो के पास जाता है और वो उसे कहने लगता है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है कि किसी इंसान की बॉडी पर इतने सारे होल्स होना एक साथ। तो हेडियो कहता है यार मुझे भी नहीं पता। तो वो कहने लगता है कि अरे यार मैंने अपने पेरेंट्स से इसके बारे में पूछा तो था पर उन्होंने मुझे इग्नोर कर दिया, अब मुझे पता नहीं चल पाया कि दादाजी आखिर किस वजह से मरे। और इसके बाद हमारा हिडियो कहता है चलो कोई बात नहीं मैं तुम्हारे घर पर आऊंगा अपनी मॉम से इसके बारे में पूछ के। और फिर वो हिडियो के घर पर आता है
और हमारा हीरो कहने लगता है कि मैंने अपनी मॉम से इसके बारे में पूछा। तो हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि अच्छा ऐसी बात। तो वो बताने लगता है कि हाँ, मेरी मॉम इस रीना चैन की नर्स हुआ करती। जब वो पैदा हुई थी तो वो सांस बिल्कुल भी नहीं ले पा रही थी। इसके अलावा थोड़ी देर में उसकी बॉडी पर बहुत ही सारी होल्स हो गए, जिसकी वजह से वो सांस लेना चालू कर देती है और इसी साथ वो दोबारा जिंदा हो जाती है। इसके बाद हमारा हीरो कहता है कि ये स्टॉल तुम्हारा है क्या? तो हमारा मेन कैरेक्टर कहता है नहीं नहीं, ये बुक स्टॉल मेरा नहीं है, मेरे दादाजी का है। तो वो कहता है अच्छा ये बुक पढ़ सकता हूँ? तो वो कहता है हाँ पढ़ लो अगर मन है तो। फिर हम देखते हैं कि वो उस दादाजी की सारी कहानी पढ़कर हमें सुनाने लगता है और हमें पता लगता है कि उसके दादाजी पहले तो बिल्कुल ठीक थे, फिर उन्हें गार्डन में से एक बहुत ही चमकता पत्थर सा मिलता है और वो उसे उठा लेते हैं। पर थोड़े दिन के बाद उनकी बॉडी पर बहुत ही सारे होल बनना चालू हो जाते हैं। इसके अलावा वो हमें बताता है कि एक अजीब सा डॉक्टर है जिसे किसी ने बुलाया भी नहीं था, वो उन्हें इंजेक्शन देके चला जाता है, जिनकी वजह से उसकी बॉडी के सारे होल खुल जाते हैं। और वो हमें बता रहा होता है कि एकदम से कई सारे झुंड कीड़ों का झुंड उसकी बॉडी के अंदर चल जाता है और वो उन्हें चलता फिरता अपनी बॉडी के अंदर महसूस कर सकता था। और थोड़े दिन के बाद वो इसे और सहन नहीं कर पाया और वो अपनी पूरी जान लगाकर उस पत्थर को घर के बाहर फेंक देता है और फिर उसकी डेथ हो जाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि रीना चैन वहाँ पे आती है और वो दोनों लड़कों को एक चीज की तरफ इशारा करती है। और इसके बाद हम देखते हैं कि रात का समय हो चुका था और हम देखते हैं कि एक लड़का वही स्टोन को उठाने की कोशिश कर रहा होता है। और अगले दिन हम देखते हैं कि बहुत ही तेज बारिश और तूफान चल रहा होता है, जिसे देख के हमारे हीरो के तो अजीब सा माहौल बन जाता है और हीरो की घर की लाइट भी चली जाती है। तभी हम देखते हैं कि हीरो के घर के बाहर की खिड़की जोर जोर से बजने लगती है और हम देखते हैं कि बाहर बहुत ही अजीब सा बंदा खड़ा होता है, जिसे देख के हीरो की तो फट जाती है और हमें पता चलता है कि वो लड़का कोई और नहीं बल्कि वो हीरो होता है। और हीरो बताने लगता है कि अरे यार यूजी, मुझे बहुत ठंड लग रही है यार, मैंने उस पत्थर को उठा लिया और देखो उसने मुझे कर्स कर दिया, अब मेरी बॉडी पर भी बहुत ही बड़े बड़े निशान बन चुके हैं, प्लीज मेरी मदद कर मेरे भाई। और यूजी को समझ आ जाता है कि ये पत्थर ही इस सारी कहानी की जड़ है। इसके बाद हम देखते हैं कि वहाँ पे वही डॉक्टर आ जाता है जो कि उसके दादाजी की डेथ और रीना चैन के पास आता है और हम देखते हैं कि वो डॉक्टर कोई आम डॉक्टर नहीं बल्कि वो इस पत्थर का ही एक सेवक होता है जो कि बंदों को मारने के लिए बनाया गया है। इसके बाद के सीन में हम दो दिन बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हमें पता चल रहा है कि हमारे हीरो की डेथ हो चुकी है और इसी के साथ ही रीना चैन पे जो कर्ज था वो हट चुका है। की शुरुआत में हम ऑगी नाम के एक बंदे को देखते हैं जो कि अपने दोस्त सुनील से कह रहा होता है कि ये शायद मैं बहुत ही दूर साउथ अफ्रीका से लेकर आया हूँ, इसके अलावा ये शायद बहुत ही रेयर मिलता है और ये खाने में तो इतना मजेदार है कि तुम पूछ भी नहीं सकते। इसके अलावा कबीले वाले लोग वहाँ पर रहते थे ना, उन्होंने ये मुझे गिफ्ट के तौर पर दिया था। और फिर हमारा ऑगी उसको टेस्ट करके कहता है वाह क्या स्वाद है, और हमारे सुनील को भी टेस्ट करने को कहता है और सुनील को भी ये शायद खाने में बहुत ही बढ़िया लगता है। इसके बाद अगले दिन हम देखते हैं कि ऑगी के सभी दोस्त उसके घर के बाहर ही खड़े होते हैं और हम देखते हैं ऑगी वहाँ पर होता नहीं और वो उसके बिना परमिशन लिए अंदर घुस जाते हैं। और हम देखते हैं कि वहाँ पे ऑगी के शहद का पॉट पड़ा होता है और यामाडा नाम का मोटा इंसान कहता है कि चलो हम एक एक करके उसे टेस्ट करते हैं और टेस्ट करने के बाद सभी उसकी वाहवाही कर रहे होते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि उनको एक अजीब सी स्मेल आने लगती है जो कि बहुत ही ज्यादा गंदी होती है। तभी वो एक कमरे में जाकर देखते हैं कि बहुत ही सारा खून फैला हुआ था, जिसे देख के उनको बहुत ही डर लग रहा है और वो वहाँ से निकल जाते हैं। और फिर हम देखते हैं कि वो एक जगह पे जाते हैं और वहाँ पे शायद खाना ही चले रखते हैं। तभी हम देखते हैं उनका एक दोस्त उनके सामने ही फट जाता है, जिसे देख के उनकी ही फट जाती है कि आखिर ये हुआ गया। तभी हम देखते हैं कि वो वहाँ से बाहर आ जाते हैं और फिर भी अपना शायद खाना बंद नहीं करते। तभी उनमें से एक और लड़की भी उनके सामने ही फट जाती है, जिसके साथ उनकी फट के हाथ में आ गई थी, आखिर ये चल कर है। तो सुनिए कहता है नहीं ये शायद नहीं खाना चाहिए हमें, यही हमारी मौत का कारण बनेगा। इसके बाद थोड़े दिन बीत चुके हैं और हमारे सुनी और उसकी दोस्त बातें कर रहे थे कि हमारी जीभ का टेस्ट बिल्कुल ही मर चुका है, क्योंकि ये शहद की वजह से हमें कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा, जिसके कारण हमारा वजन भी 10 किलो कम हो चुका है। और इसके अलावा वो बात कर रहे थे पिछले कुछ हफ्तों में जापान में बहुत ही ज्यादा मौतें हो रही हैं और मुझे लगता है इस मौत का कारण सिर्फ शहद ही है। इसके बाद हम देखते हैं उनका दोस्त यामाडा वहाँ पर पहुंच जाता है और वो कहता है कि हे दोस्तों कैसे हो, इतने पतले हो गए, खाना नहीं खाते क्या? तो हमारा सुने कहता है यामाडा भाई तुम्हें नहीं पता, इस शहद की वजह से हमें कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है, हम कितने दिनों से भूखे हैं, मैं शहद को खाना चाहता हूँ। तब यामाडा कहता है कि हाँ हाँ सोनी मुझे भी पता है, मुझे भी कुछ अच्छा नहीं लग रहा। इसके अलावा वो यामाडा उसे बताता है कि मैंने कई लोगों के साथ टेस्ट भी किया था और वो सब के सब मेरी आंखों के सामने मरे हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि वो सभी बाहर चले जाते हैं और हमारी लड़की जो होती है वो उनसे कह देती है कि मैं शहद खा लूंगी, मैं शहद खा लूंगी, और उसे कंट्रोल नहीं होता, वो शहद की एक बाइट ले लेती है पर उसे कुछ भी नहीं होता। और उसे देख के सुने को भी हौसला हो जाता है कि उसे कुछ भी नहीं होगा। और इसके अलावा सुने भी सारी जो बोतलें होती है शहद से भरी उसे निगल जाता है और उसी समय वो फट जाता है, जिसे देख के उस लड़की और उस लड़के की फट जाती है। और हमारी लड़की जो होती है
यामाडा, मुझे पता लग गया कि आखिर ये किस कारण हो रहा है। और वो यामाडा को बताने लगते हैं कि सुनिए की मौत का कारण कि उस पर एक चीज आकर गिरी जो कि बहुत ही भारी है, और अगर हम इस चीज से छुपकर शहद को खाएंगे तो हमें कुछ भी नहीं होगा। और तभी वो रिवर के बीचों बीच चली जाती है और उस शहद को खाने लगती है। पर उसे क्या पता था वो चीज उसके ऊपर ही आके गिरने वाली है, और उसी के साथ ही उस लड़के की मौत वहां पे हो जाती है। और हमारा यामाडा समझ जाता कि ये तो कुछ ना कुछ लोदा चल ही रहा है। इसके अलावा वो हम देखते हैं सुने कि जेब में एक बढ़िया सा मैप होता है जो कि उसे लग रहा कि इस शहर का ही मैप होगा। इसके अलावा वो उस मैप को फॉलो करके एक जगह पर पहुंच जाए, जिसे देखकर वो वहां पर देखता ना कि एक अजीब सा पेड़ होता है जिसकी बहुत सारी आंखें होती हैं, और उसे देख के उसकी फट रही होती है, आखिर ये चल क्या रहा है। तभी वो अपना चाकू निकालता है, उसे लगता है कि इसमें शहद होगा, और वो अपना चाकू उस पेड़ में मारता है और वहां से शहद निकलना चालू होता है। पर पीछे से वही पेड़ उस पर हमला करके उसे ही वहां पे खत्म कर देता है, और यहीं पे ये स्टोरी खत्म हो जाती है। इस कहानी की शुरुआत में हमें एक लड़के की तस्वीर दिखाई जाती है और उसका नाम टोमी होता है जो कि मर चुकी होती है। इसके अलावा हम उनका टीचर और टकागी कह रहे होते हैं कि बच्चों, मुझे बहुत ही अफसोस है कि टोमी अब हमारे बीच में नहीं रही। तभी हम देखते हैं कि क्लासरूम का गेट ओपन होता है और सभी ये देख के शॉक हो जाते हैं कि उनके सामने टोमी खुद खड़ी होती है। और इसके बाद हमें ऑफिस का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे टकागी टोमी से पूछ रहा होता है कि तुम टोमी हो जा उसकी बहन। तो टोमी कहते मैं उसकी बहन वो नहीं हूँ, मैं खुद अपना आप ही हूँ। तो टकाई कहता कि हे झूठ मत बोलो, मुझे पता है ये तुम मजाक कर रही हो। तो टोमी उसे जोर से गले लगा लेती है और वो उसे कुछ ज्यादा ही जोर से गले लगा लेती है। इसके बाद हम देखते हैं क्लासरूम का सीन जहाँ पे सब स्टूडेंट्स बातचीत कर रहे होते हैं कि टोमी है, नहीं ये टोमी नहीं है भाई, इसका भूत है। और सभी स्टूडेंट्स को समझ नहीं आ रहा आखिर चल क्या रहा है। तभी हम देखते हैं कि वहाँ से एक स्टूडेंट भागकर क्लासरूम में आता है और कहता है दोस्तों, टकागी सर को पता नहीं क्या हो गया, वो कब से टोमी टोमी कह रहे हैं, इसलिए सभी टीचर उनको पकड़ के रखे हैं और वो उनको मेंटल हॉस्पिटल में लेके जा रहे हैं। मुझे लगता है कि कुछ तो गड़बड़ है। और इसके बाद हम देखते हैं कि सभी स्टूडेंट बातचीत कर आके चल क्या रहा है, टकागी सर को हुआ क्या है। और उनमें से एक स्टूडेंट कहता है कि क्या टोमी के कटे हुए बाल तो नहीं मिल गए उनको। और टोमी पीछे खड़ी होकर सबको सुन रही होती है। इसके बाद के सीन में हमें दिखाया जाता है कि मारी रिको और उसके टोमी दोस्त दोनों घर पे जा रहे थे और टोमी कहते कि रिको तुम मुझसे बात क्यों नहीं कर रही हो, यामामोटो को पता नहीं क्या हुआ, वो मुझसे बात ही नहीं कर रहा है, कुछ गड़बड़ है क्या, तुम सब ऐसा व्यवहार क्यों कर रहे हो। तभी हम देखते हैं रिको को समझ में आता है ये तो वही जगह है जहाँ पे उसने एक खून से लथपथ पैकेट को नदी में फेंका था और वो वहां से डर के भागने लगती है। तभी हम देखते हैं कि कोई उसका हाथ पकड़ के उसे रोक लेता है और वो कोई और नहीं यामामोटो खुद होता है। इसके बाद के सीन में हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हम देखते हैं सभी स्टूडेंट्स पार्क को घूमने के लिए आए होते हैं और हम देखते हैं कि टकागी सर के पास टोमी आती है और टकागी कहता है कि तुम खेल क्यों नहीं रही हो। तो टोमी कहती है मैं बच्ची नहीं हूँ खेलने के लिए, अब मैं बड़ी हो चुकी हूँ। और टोमी उसे कहती है कि मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ, मैं प्रेग्नेंट हूँ। और तब हम देखते हैं पीछे से यामामोटो आ जाता है और वो उसे कहता है कि टोमी तुमने मेरे साथ ऐसा किया, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। और वो उसे कसकर एक छाप पर जड़ देता है। इसके बाद टोमी कहती है कि अब छोड़ो मुझे, और टकागी उसको रोक ही रहा होता है कि तभी वो नीचे गिर जाती है। और तब हम देखते हैं कि सारा दोष हमारी यामामोटो पे आ जाता है और यामामोटो कहता है मैं पुलिस को लेने जा रहा हूँ। और टकागी से रोके कहता है कि अच्छा मतलब तुम पुलिस को सरेंडर कर दोगी, तुमने इसे टोमी को मारा है। और सभी स्टूडेंट्स कह रहे थे कि कोई बात नहीं यामामोटो, हम तुम्हारे साथ है, तुम्हें डरने की कोई बात नहीं, हम सब तुम्हारे साथ हैं, बस तुम पुलिस को मत बताना, हम तुम्हारे साथ है, तुम्हें डरने की कोई बात नहीं है। इसके बाद हमारा टीचर टकाई कहता है कि चलो बच्चों सभी अपने कपड़े लाओ। और इसके बाद वो सभी अपने कच्छों में आ जाते हैं और फिर एक एक करके वो टोमी के सारे पार्ट काटना चालू करते हैं। और तब हम देखते हैं कि टोमी मरी नहीं थी, वो अब भी जिंदा ही थी और वो चीखने लगती है। हम देखते हैं कि टकागी उसके मुंह पर चाकू मारता है और इसके साथ ही वो सभी उसको 42 पार्ट में डिवाइड करके खत्म कर देते हैं। और हम देखते हैं टीचर टकाई कहता है बच्चों बहुत ही बढ़िया, और इसके साथ ही वो उनको एक एक पार्ट दे देता है। वहाँ पे 42 स्टूडेंट ही होते हैं और उनको एक एक पार्ट देख के कहता है कि चलो बच्चों इन सबको एक ऐसी जगह पर फेंक कर जैसे किसी को पता ना चले कि यहाँ पे कुछ था। इसके बाद हम देखते हैं हमारी रिको भी रो रही होती है और वो अपने पैकेज को नदी में फेंक देती है। इसके बाद में सीन में हम देखते हैं रिको हमारा यामामोटो दोनों भाग रहे होते हैं क्योंकि वो पुलिस को खबर करने जा रहे हैं कि टोमी की मौत कैसे हुई। इसके अलावा हम देखते हैं स्कूल के सभी स्टूडेंट्स उनके पीछे पड़े होते हैं और तब हम देखते हैं कि वो एक जगह पे रुके आपस में बातचीत करने लगते हैं। तभी वो स्टूडेंट्स उनकी बातें सुन लेते हैं और उनके पीछे पड़ जाते हैं और उनको पकड़ लेते हैं। पर तब हम देखते हैं वहां से पीछे से टोमी भी आ जाती है जो कि देखने में काफी गुस्से में लग रही होती है। और यहाँ पे ये स्टोरी का पार्ट 1 यहीं पे खत्म हो जाता है। तो इसके बाद पार्ट 2 की शुरुआत में हम देखते हैं कि एक लड़का बीच पर खड़ा है, एक लड़की को देख रहा होता है और ये लड़की
टोमी ही होती है। और इसके बाद सीन शूट होता है और हम देखते हैं यूकी नाम की एक लड़की को, जो कि अपने दोस्त से कह रही है कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। तो वो कहता है कि हाँ इससे कोई बात नहीं है, बस तुम जल्दी ठीक हो जाओ क्योंकि हमारे सभी दोस्त तुम्हारा वेट कर रहे हैं। और वो कहते हैं कि मुझे नहीं लगता कि मैं इतनी जल्दी ठीक हो पाऊंगी क्योंकि मेरी किडनी का ट्रांसप्लांट होने का काम अभी बाकी पड़ा है, मेरे ठीक होने के चांसेस काफ़ी कम है। फिर वो कहता है कि चलो अच्छा कोई बात नहीं, तुम ठीक हो जाओगी, अब मैं चलता हूँ। तो वो कहते हैं इतनी जल्दी? तो वो कहता है हाँ मुझे थोड़ा सा काम है। इसके बाद वो जब देखती है तो नीचे वो किसी और लड़के के साथ चला जाता है। और इसके बाद के सीन में हम देखते हैं कि एक लड़की यूकी से मिलने आई होती है और ये लड़की कोई और नहीं बल्कि टोमी ही होती है। और टोमी अपना फेक नाम रिको के नेम से यूज़ करती है और वो कहती है कि मैं रिको हूँ। और वो सीधा सीधा उसके मुंह पर कह देती है कि तुम्हें टकाशी से मिलना बंद करना होगा। तो यूकी कहती है क्या? तो वो कहती है कि तुम्हें टकाशी से मिलना बंद करना होगा क्योंकि वो मेरा बॉयफ्रेंड है, इसके अलावा मैं उसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ। तुमने अपनी शक्ल देखी कभी आईने में? इतनी गंदी शक्ल है, वो तुम्हारी जैसे दोस्ती कैसे कर लेगा? तुम अपनी शक्ल से दूर कर लो। और उसने मुझे कहा भी है कि अगर यूकी मर गई तो हम दोनों जल्दी से शादी कर लेंगे और मैं चाहती हूँ कि तुम मर जाओ। और ये सब बातें सुनकर यूकी को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा और बहुत ही ज़्यादा दुख हो रहा होता है और वो कहते हैं कि तुम यहाँ चली जाओ। और उस पर एक पिलो क्या होता है वो पंडा फेंक कर मारती है और यूकी कहती है कि अच्छा अब तो मुझे मरूंगी। तभी वहाँ पर नशा जाती और यूकी को वहाँ से भगा देती है। और इसके बाद हम देखते हैं कि वहाँ एक बंदा उड़ रहा होता है और ये बंदा कोई और नहीं है, हमारा टकागी सर ही होता है, पता ना चैप्टर 1 वाला। और इसके बाद हम देखते हैं एक डॉक्टर और एक बंदा बातचीत कर रहे होते हैं कि आखिर टकागी यहाँ से फिर से कैसे भाग गया। तो डॉक्टर कह रहा होता है कि वो एक मेंटल पेशेंट है, इसके अलावा वो यहाँ से तीसरी बार भागा, अब हम उसको नहीं पकड़ेंगे, अगर आप पकड़ के लाएंगे तभी हम उसको ऑपरेशन करेंगे। और इसके अलावा वो कह रहा है कि टोमी का भूत उसे रोज दिखता है, इसके अलावा उसे लगता है कि अभी भूत है। तो डॉक्टर कहता है कि ऐसी कोई बात नहीं है, सब बकवास है यार, भूत बहुत कुछ नहीं होता है। तो इसके बाद हम देखते हैं कि हमारा टकाशी जो होता है वो फिर से यूकी से मिलने जाता है। यूकी कहते हैं कि टकाशी सुनो, मुझे पता है तुम्हें रिको पसंद है तो तुम्हें मेरे पास आने की कोई ज़रूरत नहीं है, गुड बाय। और ये सुन के हमारा टकाशी सीधा रिको के पास पहुंच जाता है और वो कहता है कि रिको तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुमने यूकी से ये सब क्यों किया, तुम उसके पास क्यों गई? तो रिको कहने लगती है अच्छा अब तुम उस गंदी शक्ल की लड़की के साथ मुझे कंपेयर करेंगे और उसकी वजह से मेरे से लड़ाई करोगे, ठीक है अब मैं जा रही हूँ। तो क्या कहता है रिको रिको सुनो तो, पर रिको वहाँ चली जाती है। रिको कहती है कि रिको कौन रिको? मेरा नाम तो टोमी है। और इसके बाद हम देखते हैं कि अब टकाशी अपने मन में सोच रहा था कि अच्छा वो लड़की उसकी ज़िंदगी से चली गई, मुझे लगता था वो कोई भूत है, इसके अलावा जब भी हम मिले हमारी लड़ाई तो पक्का ही होती थी। इसके बाद हम देखते हैं कि रिको एकदम से उसके सामने आ जाती है और वो उसे कहने लगते हैं कि कीटागावा-कुन, सॉरी मैं तो सिर्फ तुमसे मजाक कर रही थी, मैं तो बस तुमसे शादी करना चाहती हूँ कीटागावा-कुन। और वो उसे गले लगा लेती है। पर हम देखते हैं हमारे कीटागावा का मन थोड़ा सा अजीब सा चल रहा होता है, वो अपना चाकू निकालता है और वो टोमी को मारना शुरू कर देता है और वो उसका मार मार कर बहुत ही ज़्यादा बुरा हाल बना देता है जो कि देखने लायक नहीं है। इसके बाद उसे पुलिस स्टडी के अंदर भी ले लिया जाता है और जब उसे पूछा जाता है कि उसने रिको क्यों मारा तो कीटागावा कहता है कि मुझे नहीं पता, बस मेरा मन कर रहा था कि मैं उसकी जान ले लूँ। इसके बाद हमें हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाए जहाँ पे हम देखते हैं हमारा टकागी सर पहुंच चुका है उस लड़की का बाप बनके और वो परमिशन दे देता है इसकी किडनी को ट्रांसप्लांट करना का यूकी के अंदर। और इसके बाद हम देखते हैं कि यूकी की हालत पहले से बहुत बढ़िया हो चुकी है, पर हम देखते हैं कि उसे भूख नहीं लगती बल्कि उसका पेट बहुत ही ज़्यादा फूल जिसके कारण उसको बहुत ही पेन रहता है। जब डॉक्टर उसका ऑपरेशन करके देखते हैं उसके अंदर एक अजीब सा सिर बाहर निकलता है जो कि कहता है मैं टोमी हूँ, मुझे मेरी असली बॉडी के अंदर वापस भेजो। जिसे देख के सबकी फट जाती है कि आखिर हो क्या रहा है और यहीं पे पार्ट 2 खत्म हो जाता है। तो कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं हमारा मेन कैरेक्टर इवासाकी जा रहा होता है और वो अपने मन में सोच रहा होता कि उसकी ज़िंदगी आखिर इतनी बेकार क्यों चल रही है। और इसी के साथ ही वो अपना सर एक बोर्ड से टकरा लेता है और फिर वो एक होटल के अंदर कॉफ़ी पीने जाता है और वो मैगजीन उठाकर एक पिक्चर देखता है जो कि एक मॉडल की पिक्चर होती है जो देखने में बहुत ही डरावनी होती है और हमारा इवासाकी उसे देख के बुरी तरह से डर जाता है। इसके अलावा हम देखते हैं कि उसको सपने भी उसी डरावनी मॉडल के आ रहे होते हैं और फिर वो अगले दिन अपने दोस्त उड़ा के पास जाता है। उड़ा उसे कहने लगता है कि यार डर मत इवासाकी, कोई बात नहीं है, ये तेरा वहम है। तो इवासाकी कहने लगता है कि नहीं यार तुम नहीं समझोगे, ये वो देखने में बहुत ही डरावनी थी। तो उड़ा कहने लगता है अच्छा ये बता तू स्क्रिप्ट लेकर आया कि नहीं? तो इवासाकी नहीं सॉरी यार भूल गया। तो उड़ा कहता है यार यार ऐसा कैसे चलेगा यार, तो अपने काम पे ध्यान देना। और इसके बाद हम देखते हैं जब भी हमारा मेन कैरेक्टर अपनी स्क्रिप्ट लिखने की ट्राई कर रहा होता है उसे वही डरावनी मॉडल याद आ जाती है। और इसके बाद हम देखते हैं कि वो सभी एक फिल्म बनाने का ट्राई कर रहे होते हैं और उड़ा कहने लगता है कि चलो हम एक कॉन्टेस्ट ऑर्गेनाइज कराएंगे जहां पर हम लड़कियों के ऑडिशन रखेंगे। इसके बाद हम देखते हैं कि उनके पास लड़कियों के सिर्फ 3 ही लेटर आए होते हैं और उनमें से 2 तो वो ऑलरेडी सिलेक्ट कर चुके। तीसरी जब वो ओपन कर देखते हैं तो वो फोटो उसी डरावनी मॉडल की होती है जिसे देख के वैसा कहता है अरे भाई ये तो वही है। तो उड़ा कहता है अच्छा ये वही है।
तो चलो हम इसे भी सिलेक्ट कर लेते हैं। तो इवासा कहने लगता है भाई मजाक मत कर यार। तो ओडा कहता है मजाक नहीं कर रहा हूँ यार, ये हमारे फिल्म में बहुत ही अच्छा रोल कर सकती है। इसके बाद हम देखते हैं कि वो अगले दिन उन्हीं मॉडल से मिलने जा रहे होते हैं। इसके अलावा हम देखते हैं कि हमारा ओडा कहता है अरे भाई ये लड़के बहुत सुंदर रहते हैं, ये सिलेक्ट है भाई, ये पक्का सिलेक्ट है। और इसके बाद देखते हैं वहाँ पे फूजी भी आ जाती है। फूजी उस ड्राइवरी मॉडल का नाम होता है। और इसके बाद हम देखते हैं कि ओडा और इवासाकी दोनों बात कर रहे होते हैं कि किसको फिल्म में लिए किसको ना ले। और इवासाकी कह रहा था कि मुझे बात मान ले, मुझे बहुत ही अजीब महसूस हो रहा है। तो ओडा कहने लगता है कि डरने की कोई बात नहीं यार, हम इसको सिलेक्ट कर चुके हैं और मुझे लगता है कि ये फिल्म में कुछ ज़्यादा ही बढ़िया परफॉर्मेंस निकाल के दे सकती है। तो इवासाकी कहता है तो चल तेरी मर्जी, जो मर्जी कर ले, पर मुझे बहुत ही अजीब सी फीलिंग आ रही है। और इसके बाद हम देखते हैं कि वो सभी गाड़ी में बैठकर एक फिल्म बनाने के लिए किसी शूटिंग जगह पे जा रहे होते हैं। और हमारा उनमें से एक लड़का कहता है कि अरे ओडा हम क्या हॉरर फिल्म बनाने जा रहे हैं। तो सभी ये सुन के हंसने लगते हैं। और तो हम देखते हैं कि फूजी भी हंसने लगती है, जो कि देखने में बहुत ही ज्यादा क्रीपी लग रही होती है। और इसके बाद हम देखते हैं कि वो फाइनली वहाँ पे पहुंच जाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि वो सभी अपने स्क्रिप्ट पे काम करना चालू कर देते हैं। और हम देखते हैं फूजी लगातार हमारी इवासाकी को देख रही होती है। और उसका दोस्त कहता है भाई इवासाकी वो तो देख रही है। तो इवासाकी कहती है यार चुप रहा है भाई, डरा क्यों रहा है भाई, ये पहले से फट रही है मेरी। और इसके बाद हम देखते हैं कि हमारा इवासाकी बाथरूम करने के लिए जंगल में चला जाता है। और वो पीछे मुड़ के देखता है कि फूजी भी उसके पीछे ही खड़ी होती है, जिसके साथ ही वो डर के भागने लगता है। और फूजी भी उसके पीछे पीछे भागने लगती है, पर हमारा हीरो कैसे ऐसे करके बच जाता है। और इसके बाद वो ओडा के पास आता है और वो कहता है कि ओडा मेरे भाई चल भाई जहाँ चलते हैं भाई, वो बहुत डरावनी है, वो मुझे मार डालेगी। और इसके साथ ही हम देखते हैं कि फूजी पीछे खड़ कर ये सब सुन रही होती है। इसके बाद हम देखते हैं कि सभी हमारी दूसरी मॉडल की काफ़ी तारीफ कर रहे होते हैं कि इसकी एक्टिंग स्किल्स तो बहुत ही ज़्यादा नेचुरल और बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है। और फूजी गुस्से में ओडा से कहते हैं कि ए तुम कब से उसी ऑडिशन ले जा रहे हो, तुमने मुझे क्यों बुलाया फिर। तो हमारा ओडा कहता है कि अच्छा अच्छा फूडी हम तुम्हारे भी सीन्स लेंगे, पर तुम्हें थोड़ा सा वेट करना होगा। और हमारा ओडा जो होता है वो अपने इवासा कहने लगता है कि भाई हम एक ऐसा सीन करेंगे कि इसे यहाँ से निकाल देंगे और फिर आराम से हम यहाँ से भाग सकते हैं। और इसके बाद हम देखते हैं कि उनका तीसरा दोस्त उनके पास भाग कर आता और वो कहने लगता है कि दोस्तों दोस्तों वहाँ पे। तो ओडा कहता है कि अरे भाई सांस लेकर बता क्या हुआ। तो वो कहने लगता है दोस्तों वो मॉडल। तो वो कहता है कि वो फूजी ने उसको खा लिया। तो ओडा कहता है क्या। तो वो कहता है कि वो फूजी उस मॉडल को चबा चबा कर खा रही है। और इसके साथ ही वो काफ़ी घबरा जाते हैं और फिर वो दूसरी मॉडल को इधर उधर ढूंढना चालू करते हैं। और तब वो देखते हैं कि एक पत्थर पर बहुत ही खून के धब्बे पड़े होते हैं। और इसी के साथ हम देखते हैं वहाँ पे फूजी भी पहुँच जाती है, जिसका मुंह खून से लथपथ होता है और वो सभी का पीछा करना चालू करती है। और हम देखते हैं कि वही मोटा लड़का पीछे गिर जाता है और फूजी उसे भी खाना चालू कर देती है। और इसके साथ ही ये वाला स्टोरी यहाँ पे खत्म हो जाता है। के बाद हम देखते हैं कि एक लड़की अपने आप से कह रही होती है मैं मरना नहीं चाहती, मैं मरना नहीं चाहती। तभी वो देखती है कि उसके गेट के बाहर कोई खड़ा होता है, जिसे देख कर वो चिल्लाने लगती है। और इसके बाद हम देखते हैं कि सुबह का सीन होता है जहाँ पे मामी उन दोनों डॉक्टर से कह रही होती है कि डॉक्टर प्लीज मुझे बचा लीजिए। तो डॉक्टर को रोता कहने लगता है कि मामी तुम्हें कुछ नहीं होगा, तुम्हें बस थोड़ा सा हिम्मत रखने की जरूरत है। तो मामी कहने लगती है कि आपको नहीं पता वो यमराज जैसा था, वो मुझे मारने आया था। तो डॉक्टर को रोता कहने लगता है कि नहीं नहीं वो हमारा पेशेंट ही है। और इसके अलावा मामी कहते हैं कि नहीं वो बिल्कुल यमराज जैसा दिख रहा था। और इसके बाद हम देखते हैं दोनों डॉक्टर आपस में बातचीत कर रहे होते हैं। डॉक्टर करोता कह रहा था कैसी बेवकूफ लड़की है यार, क्या ही बोली जा रही है। तो इसके अलावा दूसरा डॉक्टर कहता है कि डॉक्टर करोता आप मुझे उस इंसान के बारे में कुछ बता सकते हैं सपने वाले के। तो डॉक्टर करोता कहने लगता है हाँ चलो वो उठ गया वो, तो चलते हैं वहाँ पे। तो हम देखते हैं वो दोनों वहाँ पे जाने लगते हैं। और डॉक्टर करोता बता रहा होता है कि उस पेशेंट को यहाँ पे करीब करीब 2 मंथ हो गया। और जब वो मुझसे पास आया था तो वो बता रहा था कि उसे जब बेहोश होता है उसे करीब करीब 3 दिन का सपना, 1 महीने का और 2-3 साल के सपने आ रहे थे। तो डॉक्टर करोता कहता है कि अच्छा तुम्हें इतने बड़े सपने आते हैं, इसका तुम्हें कैसा पता। तो वो कहता है कि डॉक्टर अगर ये सपने अच्छे थे तो कोई बात नहीं था, बट ये सपने इतने बुरे होते हैं कि मुझे नींद भी नहीं आती। और जब मैं यहाँ पर जाता हूँ तो मुझे लगता है कि मैं किसी नर्क में फंस चुका हूँ। और पहले डॉक्टर करोता को इस बात पे यकीन नहीं होता। फिर डॉक्टर करोता कहता है कि तो चलो हम तुम्हारा चेकअप करेंगे। और डॉक्टर करोता उसकी स्लीप चेकिंग करने के लिए एक मॉनिटर ले आते हैं। और डॉक्टर करोता ये देखकर शॉक हो जाता है कि उसकी दोनों आंखें इतनी तेज घूम रही जैसे वो करीब 1000 साल से सो रहा हो। और इसके अलावा डॉक्टर करोता से कहता है कि तुम ठीक तो ना। तो वो कहता है कि डॉक्टर मैं कहाँ पर हूँ, तुम अच्छा मुझे याद आया, ये सपना करीब 6 साल का था। और ये सुन के डॉक्टर पूरी तरह शॉक हो जाते हैं और उन्हें विश्वास हो गया था कि हमारा टेट्सुरो सच बोल रहा है। और इसके अलावा डॉक्टर से बातचीत करते हैं कि कोई बात नहीं, हम इसका कोई सोल्यूशन आसानी से बना सकते हैं, तो हमें डरने की कोई बात नहीं है। तो टेट्सुरो कहने लगता है कि नहीं डॉक्टर आप ऐसा कुछ नहीं कर पाएंगे, आपको नहीं पता कि ये कैसा होता है, इतना बुरा सपना आता है कि मुझे नींद भी नहीं आती, मेरा बुरा हाल हो जाता है। डॉक्टर प्लीज मेरी हेल्प कीजिए, नहीं तो मैं पागल हो जाऊंगा।
इसके बाद हम देखते हैं कि दोनों डॉक्टर उसके पास पहुंच चुके हैं और डॉक्टर क्रोधा कहने लगता है कि टेट्सुरो तुम जाग रहे हो क्या? तो वो कहने लगता है कि तुम लोग कौन हो और मैं कहाँ हूँ? तो डॉक्टर क्रोधा बताने लगता है अरे मैं तुम्हारा डॉक्टर हूँ और तुम 2 महीने पहले यहाँ आए हो। तो वो एकदम से चिल्लाने लगता है मामी मामी मेरी मामी कहाँ है? डॉक्टर कहने लगता है कि डरने की कोई बात नहीं है, ये जब ऐसा कुछ हो जाए कोई सामने आ जाए तो ऐसा ही व्यवहार करने लगता है। तभी हम देखते हैं कि टेट्सो कह रहा था कि मामी मामी क्या है, वो मेरी वाइफ है। तभी हम देखते ही मामी का सीन दिखाया जाता है और नर्सों से कह रही हो मामी कुछ तो खा लो। तो मामी कहती है नहीं मैं मरने वाली हूँ, कल युवराज मुझे लेने आए थे। तभी हम देखते हैं टेट्सो वहां पे पहुंच जाता है और हमारी मामी जो होती है ए तुम कौन हो, यमराज कह के यहाँ से भाग जाओ। तो टेट्सुरो को ये सुनकर बहुत ही बुरा लगता है। फिर टेट्सुरो को याद आता है अच्छा हाँ ठीक है वो एक सपना था। और वो कहना है डॉक्टर क्रोधा प्लीज मेरी हेल्प कीजिए, ये सपना करीब 10,000 साल तक लंबा चला था, प्लीज मेरी हेल्प कीजिए वरना मैं मर जाऊंगा। इसके बाद हम देखते हैं कि मामी की हाल दिन ब दिन और बुरी होती जा रही थी और हम देख डॉक्टर क्रोधा कह रहे थे आखिर इसकी दिक्कत क्या, हमें जल्दी से जल्दी कोई सोल्यूशन तो बनाना ही होगा। इसके बाद हम देखते हैं कि डॉक्टर क्रोधा और दूसरा वहीं पे पहुंच जाते हैं और हम देखते हैं टेट्सुरो की हालत पहले से बहुत ज्यादा बुरी हो चुकी थी। और हम देखते हैं कि टेट्सुरो की हालत दिन में दिन बहुत ही बुरी होती जा रही थी और हमारा डॉक्टर क्रोधा भी उसके पास ही बैठा होता है। और हम देखते हैं कि एकदम से ही उसकी सारी शरीर बिल्कुल एक मिट्टी के ढेर में बदल जाती है और वो हवा में घुलना शुरू होती है, जिससे देख डॉक्टर क्रोधा भी सोच रहे थे कि आखिर ये कैसा बंदा था, आखिर ये कैसी बीमारी थी, मैं इसका कोई भी सोल्यूशन नहीं ढूंढ पाया। इसके बाद हमारा डॉक्टर क्रोधा कहने लगता है कि मैंने जब उसकी बॉडी में थोड़ी सी रिसर्च की तो मुझे उसके बॉडी के कुछ ऐसे सेल मिले जो कि देखने में बहुत ही ज़्यादा अजीब थे और पहली बार मैंने किसी ह्यूमन के ब्रेन में ऐसे सेल देखे थे। और इसके बाद हमें मामी का सीन दिखाया जाता है और मामी कह रही थी डॉक्टर क्रोधा मुझे अब बहुत ही अच्छा फील हो रहा है। डॉक्टर क्रोधा कहने लगता है कि अच्छा मामी तो तुम्हें बढ़िया नींद आई ना? तो मामी कहने लगता है कि हाँ पर ऐसा क्यों, मुझे करीब 3 दिन का सपना है डॉक्टर। डॉक्टर को पता लग गया था कि उसकी दवा काम कर चुकी है। और इसके बाद हम देखते हैं कि दूसरा डॉक्टर क्रोधा के पास आता है और उसे कहने लगता है कि डॉक्टर क्रोधा आपको पता है मामी की सीन के बारे में, मामी को भी बड़े लंबे सपने आने लगे हैं। तो डॉक्टर क्रोधा कहता है कि हाँ मुझे पता है क्योंकि मैंने टेट्सुरो की बॉडी के सेल्स उसमें इंजेक्ट कर दिया। और ये सुनकर डॉक्टर शॉक होता है क्या आपने ऐसा क्यों किया? तो क्रोधा कहने लगता है क्योंकि मैं मानव जाति के विकास को अपनी आंखों के सामने देखना चाहता हूँ और वैसे भी वो तो मरने ही वाली थी, अगर हम ऐसा नहीं करते तो वो खुद ही सुसाइड कर लेती और इसके अलावा मेरे पास कोई भी रास्ता नहीं था। और कैसा होगा कि कोई बंदा अपने 1000 साल लंबे सपने में चले जाए और वो वहीं पे मर जाए, ये असली मौत से तो बहुत ही ज्यादा अच्छा होगा। और ये कहते ही हमारा एपिसोड और स्टोरी नंबर 2 खत्म हो जाती है। तो इसके बाद पार्ट 2 की शुरुआत में हम देखते हैं कि एक लड़का बीच पर खड़ा है, एक लड़की को देख रहा होता है और ये लड़की टोमी ही होती है। और इसके बाद सीन शॉट होता है और हम देखते हैं यूकी नाम की एक लड़की को जो कि अपने दोस्त से कह रही है कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। तो वो कहता है कि हाँ ऐसी कोई बात नहीं है, बस तुम जल्दी ठीक हो जाओ क्योंकि हमारे सभी दोस्त तुम्हारा वेट कर रहे हैं। और वो कहते हैं कि मुझे नहीं लगता कि मैं इतनी जल्दी ठीक हो पाऊंगी क्योंकि मेरी किडनी का ट्रांसप्लांट होने का काम अभी बाकी पड़ा है, मेरे ठीक होने के चांसेस काफ़ी कम है। फिर वो कहता है कि अच्छा कोई बात नहीं तुम ठीक हो जाओगी, अब मैं चलता हूँ। तो वो कहते हैं इतनी जल्दी? तो वो कहता है हाँ मुझे थोड़ा सा काम है। इसके बाद वो जब देखती है तो नीचे वो किसी और लड़के के साथ चला जाता है। और इसके बाद के सीन में हम देखते हैं कि एक लड़की यूकी से मिलने आई होती है और ये लड़की कोई और नहीं बल्कि टोमी ही होती है। और टोमी अपना फेक नाम रिको के नाम से यूज़ करती है और वो कहती है कि मैं रिको हूँ। और वो सीधा सीधा उसके मुंह पर कह देती है कि तुम्हें टकाशी से मिलना बंद करना होगा। तो यूकी कहती क्या? तो वो कहती है कि तुम्हें टकाशी से मिलना बंद करना होगा क्योंकि वो मेरा बॉयफ्रेंड है, इसके अलावा मैं उसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ। तुमने अपनी शक्ल देखी कभी आईने में? इतनी गंदी शक्ल है, वो तुम्हारी जैसे दोस्ती कैसे कर लेगा, तुम अपनी शक्ल से दूर कर लो। और उसने मुझे कहा भी है कि अगर यूकी मर गई तो हम दोनों जल्दी से शादी कर लेंगे और मैं चाहती हूँ कि तुम मर जाओ। और ये सब बातें सुनकर यूकी को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा और बहुत ही ज़्यादा दुख हो रहा होता है और वो कहते हैं कि तुम यहाँ चली जाओ। और उस पर एक पिलो क्या होता है वो पंडा फेंक कर मारती है और यूकी कहती है कि अच्छा अब तो मुझे मरोगी। तभी वहाँ पर नशा जाती और यूकी को वहाँ से भगा देती है। और इसके बाद हम देखते हैं कि वहाँ एक बंदा उड़ रहा होता है और ये बंदा कोई और नहीं है, हमारा टकागी सरी होता है, पता ना चैप्टर 1 वाला। और इसके बाद हम देखते हैं एक डॉक्टर और एक बंदा बातचीत कर रहे होते हैं कि आखिर टकागी यहाँ से फिर से कैसे भाग गया। तो डॉक्टर कह रहा होता है कि वो एक मेंटल पेशेंट है, इसके अलावा वो यहाँ से तीसरी बार भागा, अब हम उसको नहीं पकड़ेंगे, अगर आप पकड़ के लाएंगे तभी हम उसको ऑपरेशन करेंगे। और इसके अलावा वो कह रहा है कि टोमी का भूत उसे रोड दिखता है, इसके अलावा उसे लगता है कि अभी भूत है। तो डॉक्टर कहता है कि ऐसी कोई बात नहीं है, सब बकवास है यार, भूत कुछ नहीं होता है। तो इसके बाद हम देखते हैं कि हमारा टकाशी जो होता है वो फिर से यूकी से मिलने जाता है। यूकी कहते हैं कि टकाशी सुनो, मुझे पता है तुम्हें रिको पसंद है तो तुम्हें मेरे पास आने की कोई ज़रूरत नहीं है, गुड बाय। और ये सुन के हमारा टकाशी सीधा रिको के पास पहुंच जाता है और वो कहता है कि रिको तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुमने यूकी से ये सब क्यों किया, तुम उसके पास क्यों गई? तो रिको कहने लगती है अच्छा अब तुम उस
गंदी शक्ल की लड़की के साथ मुझे कंपेयर करोगे और उसकी वजह से मेरे से लड़ाई करोगे? ठीक है, अब मैं जा रही हूँ। तो टका कहता है, "अरे रिको, रिको सुनो तो।" पर रिको वहां चली जाती है। रिको कहती है कि रिको? कौन रिको? मेरा नाम तो टॉमी है। और इसके बाद हम देखते हैं कि अब टकाशी अपने मन में सोच रहा होता है कि अच्छा वो लड़की उसकी जिंदगी से चली गई, मुझे लगता था वो कोई भूत है। इसके अलावा जब भी हम मिले हमारी लड़ाई तो पक्का ही होती थी। इसके बाद हम देखते हैं कि रिको एकदम से उसके सामने आ जाती है और वो उसे कहने लगती है कि कीटागावा-कुन, सॉरी मैं तो सिर्फ तुमसे मजाक कर रही थी, मैं तो बस तुमसे शादी करना चाहती हूँ कीटागावा-कुन। और वो उसे गले लगा लेती है। पर हम देखते हैं हमारे कीटागावा का मन थोड़ा सा अजीब सा चल रहा होता है। वो अपना चाकू निकालता है और वो टॉमी को मारना शुरू कर देता है और वो उसका मार मार कर बहुत ही ज्यादा बुरा हाल बना देता है, जो कि देखने लायक नहीं है। इसके बाद उसे पुलिस स्टडी के अंदर भी ले लिया जाता है और जब उसे पूछा जाता है कि उसने रिको क्यों मारा, तो किटागावा कहता है कि मुझे नहीं पता, बस मेरा मन कर रहा था कि मैं उसकी जान ले लूं। इसके बाद हमें हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाए जहाँ पे हम देखते हैं हमारा टकागी सर पहुंच चुका है उस लड़की का बाप बनके और वो परमिशन दे देता है इसकी किडनी को ट्रांसप्लांट करना का यूकी के अंदर। और इसके बाद हम देखते हैं कि यूकी की हालत पहले से बहुत बढ़िया हो चुकी है, पर हम देखते हैं कि उसे भूख नहीं लगती बल्कि उसका पेट बहुत ही ज्यादा फूल, जिसके कारण उसको बहुत ही पेन होता है। जब डॉक्टर उसका ऑपरेशन करके देखते हैं उसके अंदर एक अजीब सा सिर बाहर निकलता है, जो कि कहता है मैं टॉमी हूँ, मुझे मेरी असली बॉडी के अंदर वापस भेजो। जिसे देख के सबकी फट जाती है कि आखिर हो क्या रहा है। और यही पे पार्ट 2 खत्म हो जाता है।